अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज आने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मैंने रिसर्च देखी। कहा यह जाता है कि जितने लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक़ है और ज़िंदगी में ये मिठास जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका एक नेगेटिव असर ये हो सकता है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाए। यानी ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च अब प्रूव करती है कि ज़्यादा मीठा खाने वालों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। अब ये एक मेरे ख्याल में कम उम्र में बाल सफ़ेद होना एक नया फिनोमेना बनता जा रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ हम क्यों नहीं उसको जो ना किसी नेगेटिव एसोसिएशन से वो अनफॉर्चुनेटली मिल जाती है, लेकिन अगर मुतवाज़न तरीके से ज़िंदगी को लेके चला जाए तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। और आफ्टर ऑल व्हाट इज़ लाइफ, रंग, खुशबू, मिठास, इन्हीं से तो ज़िंदगी में स्वाद आता है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी हमारा त्यौहार हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तो उसमें आपको यही रंग नज़र आते हैं। चाहे आप बात करें ईद की, चाहे आप बात करें कुछ अरसे पहले तक जैसे कल्चरल फेस्टिवल पाकिस्तान में बसंत मनाया जाता था, तो ख़ास तौर पे कहते थे कि जब वो मस्टर्ड के फ्लावर्स फूटते थे खेतों में और आपको उसके पीला रंग खूबसूरती के साथ एक तरह से बताता था कि अब बाहर की आमद है। इन्हीं चीज़ों से तो हमने अपने बहुत सारे ट्रेडिशंस को कहा है। और फिर ख़ास तौर पर ये भी देखते हैं कि किसी भी त्यौहार के कुछ ख़ास पकवान भी होते हैं, हम एसोसिएट करते हैं। जी अगर ईद आई है तो सवैयाँ तो ज़रूर मिलेंगी, या बकरा ईद आई है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बारबेक्यू होगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड टू द कलर। और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, इतने तरह के पकवान हैं कि हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। आज आपको ये भी बताते चलें, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि जनाब आली पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हिंदू बिरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। और दिवाली का त्यौहार भी खुशियों से, दियों से, रोशनी से मुंसलिक है। दिवाली का जो अगला रोज़ होता है वो असल में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक उनका साल का पहला दिन होता है, तो एक तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी है। और जिस तरह हम हमेशा न्यू ईयर से मुंसलिक करते हैं रेजोल्यूशंस को, कि अपनी ज़िंदगी पे एक नज़र डालते हैं, एक नज़र अपने इर्द गिर्द के माहौल पे डालते हैं, एक और साल चला गया है, क्या चीज़ें इस साल में हम अचीव कर सकते हैं और क्या कुछ हमने खोया, क्या हम अपने गोल्स से थोड़ा हट गए हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है। आज हमने सोचा कि हम दिवाली को एक मुनफरिद तरीके से आपके सामने लेके आएंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के दो ऐसे होनहार नौजवानों को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो अपने अपने तरीके से पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बना रहे हैं। इनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या ये सोचते हैं, और ख़ास तौर पे लाइक एवरी यंग पर्सन इन पाकिस्तान, इन नौजवानों की पाकिस्तान से मुंसलिक क्या एस्पिरेशंस है, ये आज हम इनसे बात करेंगे और इनका ब्रिलियंट काम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये भी तमाम पाकिस्तानियों की तरह कम्युनिटी का काम करना चाहते हैं, उनकी खिदमत करना चाहते हैं, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द अपवर्ड सर्ज ऑफ पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं अरविंद और ज्योति से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ज़िंदगी है रंगों से, खुशबुओं से, और ज़रूर हम बात करना चाहेंगे त्योहारों की भी। जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में भी हिंदू बिरादरी आज दिवाली मना रही है, और इसी मुनासबत से हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो बहुत ही होनहार यंग पीपल को जो कि काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। दोनों का ताल्लुक हिंदू कम्यूनिटी से है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज इनका सेलिब्रेशंस का जो माहौल है, क्या कुछ होता है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इनकी अपनी ज़िंदगी के लिए जो इन्होंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसमें ये किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या मौके इनके पास यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हैं ज्योति श्री महेश्वरी, एंड यू वुड बी हैप्पी टू नो कि शी इज़ द ओनली जर्नलिस्ट फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, और पाकिस्तान के बहुत सारे लीडिंग नेटवर्क्स के साथ इन्होंने काम किया। हाल ही में इंडिया में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आई हैं, तो जो तासुरात पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए होते हैं उस बारे में भी बात करेंगे।
ऑफ कोर्स शी हैज़ बीन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, तो इनसे इस बारे में भी बात करेंगे। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अरविंद रातपरचानी। बहुत बहुत आप दोनों को भी दिवाली की मुबारकबाद। अरविंद के बारे में आपको बताती चलूँ कि एज अ यूथ पॉलिसी मेकर ही इज़ बिन वेरी वेरी एक्टिव। कई बच्चों को जिस तरह डिबेट्स का, पॉलिसी मेकिंग का शौक होता है, पहले ये यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा थे और अब हम देखते हैं कि ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द सिंध प्रोविंशियल यूथ असेंबली। तो सिंध के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी हिंदू कम्यूनिटी है वो सिंध के ही सूबे में रहती है, तो उनके क्या मामलात होते हैं, कहाँ पे पॉलिसी मेकर्स उनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ये हम इनसे जानेंगे। सो ऑफ कोर्स बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद आप दोनों को। आप तो माशाल्लाह ज़रक बरक कपड़े, और आज आपका दिन भी है। ज्योति, किस तरह सेलिब्रेट किया, सुबह से अभी तक क्या मसरूफियत रही? फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिद्रा कि आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया और ये मौका दिया कि हम इस शो के थ्रू जो है वो दिवाली का मैसेज दे सकें। मैं सबसे पहले जो है वो पूरी हिंदू कम्युनिटी और सबको जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैप्पी दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगी, और आपको भी थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरी बात यह कि आज दिवाली है, हमारी ईद है, सबकी ईद है। हम यही समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान में रहते हैं और सेलिब्रेशन होता है, जैसे अगर देखा जाए तो बाहर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन, दिवाली, हिंदू कम्युनिटी, दे कैन नॉट इमेजिन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एज अ मीडिया पर्सन मैं ख़ुद ये चीज़ कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, बिकॉज मीडिया इज़ द पावरफुल मीडियम। यस एग्जैक्टली, उसी के थ्रू हम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया के किसी भी कोने में कह सकते हैं कि हम इस यहाँ पे किस तरह मनाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको शेयर करूँगी, हम बिल्कुल ही बिज़ी लगे हुए हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेशन होता है, बहुत सी फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे और पटाखे जलाते हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। आज हमने आपके लिए ख़ास तौर पर सुबह सुबह अपने सेट पे भी मिठाई मंगवाई है, और आमतौर पे हम बिस्किट से काम चला रहे होते हैं। अरविंद, आप क्या कहेंगे? स्वीट सा माहौल है, रोशनियों का दिन है, और त्यौहार तो मेरे ख्याल में मोहब्बतें बांटने का नाम है। अरविंद, आप क्या कहेंगे? यू बीन अ वेरी एक्टिव यूथ मेंबर। अब तो माशाल्लाह ये जो असेंबली है, इट्स लाइक अ मॉडल सिंध असेंबली, मॉडल यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और आज के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान को हैप्पी दिवाली। ये हिंदू कम्युनिटी के साथ में पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मोस्टली मेरे जो भी दोस्त हैं वो दिवाली के लिए उतना ही एक्साइटेड होते हैं जितना हम होते हैं। मुस्लिम दोस्त भी उसमें आ जाते हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं। तो पाकिस्तान में ईद और दिवाली कोई डिफरेंस नहीं होता। उसी तरह से हम लोग दोस्त बनाते हैं, उसी जैसे हम लोग ईद पे तैयार होते हैं, हमारे दोस्त भी दिवाली पे तैयार होते हैं, और बड़ा ही अच्छा सा इक्वलिटी का हमारा मैसेज जाता है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का। ये जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, आपको एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद देती है इस मुल्क के बारे में, वो हमारी यंग लोग हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो आपसी भाईचारे पे, अमन पे, पीस पे बहुत बिलीव करती है। जी, तो यही है हमारा यूथ है, जो हम लोग साथ में मिलकर ईद मनाते हैं। और इस त्यौहार पे रात के टाइम में जो होता है, जैसे ही मिड होती है रात की, मतलब तो उसमें हम लोग पूजा करते हैं। एक दिवाली का एक है कि हमें पूजा करनी होती, क्योंकि हमारे जो भगवान श्री राम थे वो 14 साल बनवास काट के आए थे। बनवास के मुराद ये है कि वो जंगलात में रहते, अपने घर से दूर रहते, अपनी फैमिली से दूर रहते। और मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि अक्सर हम जैसे देखते हैं कि क्रिसमस पे जब मास होता है या हमारे यहाँ भी जो रिलीजियस त्यौहार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। तो आपके पूजा में भी आप पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे तरक्की लाए? ना कि सिर्फ इस त्यौहार पे, बल्कि हम हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम लोग शुरू से ही पाकिस्तान में रहते हैं, इवन कि पाकिस्तान के फ्लैग में भी हमें जगह दी गई है। तो पाकिस्तान हम पाकिस्तान को ऑन करते हैं, और मैं तो यही समझता हूँ कि मुझे और हिंदू यूथ को पाकिस्तान की तरक्की में अपना पार्ट, अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। ज्योति, आप क्या कहेंगी? जब आप इंडिया गए तो आपने जैसे कहा कि परसेप्शन एक होता है, एक अस्यूम्ड पाकिस्तान के बारे में कहना चाहिए कि बद से बदनाम बुरा, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली जो नेगेटिव परसेप्शन है दुनिया में कि शायद यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस अकलियतों को वो मकाम हासिल नहीं है, तो आपने अपना हिस्सा कैसे डाला उस परसेप्शन को सही करने? एग्जैक्टली, देखें कोई किसी भी कौम के लिए उसकी यूथ जो है वो बहुत ज़रूरी है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पाकिस्तान की शनाख्त जो है वो हमसे है और हमारी शनाख्त पाकिस्तान से है। बहुत ही अच्छी बात। जो मैं जब इंडिया गई यहाँ से या किसी और दूसरे कंट्रीज़ गई, दुबई या और भी काफ़ी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए, तो वहाँ पे ये था कि जब मैं वहाँ कहती थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनका जो परसेप्शन होता था कि दे थिंक कि अच्छा आप हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ तो रहते नहीं।
तो आई वॉज द वन एंड आई फील दैट कि मुझे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे कोई और तो आएगा नहीं उस टाइम पे। सो ऑन दैट मोमेंट मैंने ही वहाँ पे कहा कि जी बिल्कुल मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं हिंदू हूँ और हमारे वहाँ पे बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो एक नहीं, काफ़ी ऐसे लोगों का ऐसा परसेप्शन था कि वहाँ तो लड़कियाँ बाहर नहीं जाती और दिवाली मंदिर तो वहाँ होंगे नहीं। बिल्कुल हैं यहाँ पे, जब देखा जाए इंडिया पाकिस्तान एक थे तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मंदिर पुराने यहीं पे ही हैं। तो वहाँ पे जब मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे सारी बातें शेयर की तो वो यही ऐसे ही समझ रहे थे। लेकिन यही एक मेरा परसेप्शन था कि वाई नॉट मैं अपना ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं पूरी दुनिया में मैसेज दे सकूँ। तो मैं मीडिया में आई और जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया। तो यहाँ पे जब मैंने अपनी पाकिस्तान वापस आके मैंने मीडिया चैनल्स ज्वाइन किए न्यूज़ के, तो वहाँ पे मैंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई। तो जब भी दिवाली सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हज़ारों की तादाद में हिंदू कम्युनिटी आती है और वो अपना किरदार अदा करते हैं, बाकायदा तौर पे सेलिब्रेशन होता है। तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की और रिपोर्ट्स बनाई और जब मैंने वो टीवी पे चली और सोशल मीडिया पे चली तो वही लोग उन्होंने देखा, मुझे कान यू बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि वाकई पाकिस्तान में भी इतने लोग रहते हैं और इतने अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने ही उनको बताया कि जी बिल्कुल हम आपसे अच्छे सेलिब्रेशन करते हैं और हमारे साथ जितने भी हमारे एक हिफाजत का एहसास होता है। यहाँ पे ख़ास तौर पे ज्योति और अरविंद आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि देखिए जो शरपसंद अनासर हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, भाईचारा हो, वो सिर्फ एक कम्युनिटी किसी ख़ास मसलक को गुमराह नहीं करते, वो ये नफ़रत का बीज दिलों में बोते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आज जो हमारी मजहबी अक़लियतें हैं, अगर उनकी यूथ ये फील करे कि यहाँ पाकिस्तान में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके दिलों में एक अदम एतमाद हो या वो अपने आप को गैर महफूज समझें, तो आप दोनों बहैसियत पाकिस्तानी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी शनाख्त पाकिस्तान से है। अब देखा जाए जब इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो काफ़ी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हुए ख़वातीन के, लड़कियों के, तो उसमें ये कि अदम बर्दाश्त सब में ख़त्म हो गया है, कोई एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं करें। तो हम ही हैं, हमारी यूथ है, बाकी लोग हैं कि आपस में ये मैसेज लें पॉजिटिवली और आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारा कायम करें। और यहाँ के जितनी भी यूथ है वो बाहर मुल्क लाइक कनाडा, अमेरिका, इंडिया, जहाँ भी वो माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ ना जाए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे ऐसे इक़दाम करें हमारे यूथ के लिए कि वो यहीं रह के यहीं पे ही पढ़ाई तालीम हासिल करके और अपने ही मुल्क को जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सर्व करें, ताकि एक पॉजिटिवली अच्छा मैसेज जाए। जैसे हमारे बानी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी स्पीच में यही कहा था कि एवरीबडी इज़ फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, टू देयर मॉस्क। और यही वो विजन, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं जिन्ना के पाकिस्तान की, तो ये रिच, वाइब्रेंट, इंक्लूसिव और टॉलरेंट पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है। अरविंद, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जो यूथ अगर फील करे, और मैं इसमें कहती हूँ कि मजहबी अक़लियत होना काफ़ी नहीं है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम यूथ भी ये समझती है कि शायद पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और बाहर निकल जाएंगे तो वो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर नॉट माइनॉरिटी, वी आर पाकिस्तानी, और हम लोग पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। हमारी एक सोच बनी हुई है हमारी यूथ की कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाहर जाके कुछ करना है। तो मैं चाहूँगा कि वो सोच अपनी बदलें। पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप बिल्ड करें उनको, आप बनाएं अपॉर्चुनिटीज़ ताकि आप से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो पाकिस्तान के लिए हमेशा काम करते रहें। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में ही बहुत कुछ है। अब खुसूसन अगर हम पार्टीशन से पहले अगर बड़े सगीर को देखते हैं तो वहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये थी कि उस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करती थी और जो ख़वातीन खुसूसन उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और जब हम आए तो दूसरे मसाइल थे। आज अगर मैं आपसे स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू कम्युनिटी की बात करूँ, आपके की कुछ चैलेंजेस या मसाइल या जो चीज़ें आप लोग फेस करते हैं वो क्या हैं जिसके लिए आप समझते हैं कि हुकूमत को मुतवज्जह होना चाहिए और इन मसाइल का हल निकालना चाहिए? ऐसे कोई कुछ खास नहीं है, इश्यूज़ हैं, थोड़े बहुत जो इश्यूज़ हैं हमारी लड़कियों की पढ़ाई के, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी लड़कियां फिर भी आज पढ़ती हैं। हमारी कम्युनिटी से हर बंदा, आप समझे कि हर घर से बंदा पढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो अफोर्ड नहीं कर सकती हमारी हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी से, इवन कि मुस्लिम कम्युनिटी से जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके बच्चों को आप पढ़ाएं। जो कि आर्टिकल है 25A कि आप पहले प्राइमरी एजुकेशन फ्री है तो उस पर अमल करें। तो वो आप देखें, आप नुमाइंदे जाएं, घर घर में जाएं कि भाई
कौन सा बच्चा नहीं पढ़ा, वो क्यों नहीं पढ़ा, वो रीज़न समझ के उसको स्कूल में एडमिशन करवा दें। और कतई नज़र इसके कि आपका मज़हब क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, या आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, हमारा जो एक डिवाइड है जो बड़ा मेरे ख्याल में जिसमें हमारे मसले सांझे हैं वो रूरल और अर्बन डिवाइड है। ज्योति, आप क्या कहोगी, बहैसियत जर्नलिस्ट भी आपने काम किया है, जो रूरल एरियाज़ में, जो अंदरून सिंध में हिंदू कम्यूनिटी बसती है, उनके क्या मसाइल हैं जो आप चाहोगी कि उजागर हो और हुकूमत उनके लिए हल तलाश करे? सिद्रा, बिल्कुल, मैं जो है वो यहाँ कराची में मैं बॉर्न है, तो लाइक इंटीरियर सिंध में भी मैं विज़िट करती रहती हूँ। अगर देखा जाए, अगर मैं मिट्टी की बात करूँ थर पारकर में, अभी जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। वहाँ पे ख़वातीन की बात करें तो वहाँ पे जितने मर्द पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़वातीन भी शाना बशाना उनके काम कर रही हैं और बहैसियत ख़वातीन वो तालीम हासिल करी। लेकिन काफ़ी सिंध में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी बहुत काम करना रहता है। काफ़ी लड़कियाँ, लड़के, बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी तालीम हासिल नहीं कर रहे। यही एक मतलब एक फुकदान है तालीम का, जिसकी वजह से लोगों में बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त हो जाता है और वो चीज़ आपस में वो कम्युनिकेट नहीं करते। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो भी मसला चल रहा है इंटीरियर सिंध में, अगर मैं बात करूँ तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करें एक फैमिली और हमारी दूसरी फैमिली जो है वो हिंदू वो सेलिब्रेशन ना करे, वो दुख में हो। तो ये चीज़ें फोर्स कन्वर्जन और जो लड़कियों की हो रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इश्यूज़ हैं जिस पे नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाती है वो आप जैसे लोग हैं, द यंग पीपल लाइक योरसेल्फ हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स योर ओन कम्युनिटीज। मैं पेरेंट्स को भी यही मैसेज दूंगी कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं और गवर्नमेंट भी उसमें अपना किरदार अदा करे। जैसे हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं किया, तो हम आज इसी प्लेटफॉर्म पे यही इसीलिए बैठे हैं ताकि हमने तालीम हासिल की। तो हर लड़की, हर बच्चे को ये तालीम हासिल करनी चाहिए। जब तालीम हमारे पास होगी तो ही पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बेटर होगा और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको एक पॉजिटिवली पीस का एक मैसेज दे सकेंगे। बिल्कुल, हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हमारी शनाख्त है और हमसे पाकिस्तान है। आज इनकी कही हुई बातों में मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी है, और जैसे कि अरविंद ने भी कहा कि हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो हम कभी कभार अक़लियत को अक़लियत कह के भी उनकी एक तरह से दिलाजारी करते हैं और उनके जो बेसिक राइट्स हैं जो मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के पास होने चाहिए, उनसे एक तरह से सल्व कर लेते हैं। आप दोनों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर हमारी टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, और उम्मीद करते हैं कि ये खुशियों का, मोहब्बतों का त्यौहार पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त आगे लेके आएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते जी जनाब। तो आज पाकिस्तान एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ प्रोग्राम बिलीव करता है उन तमाम लोगों पर जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। सबसे पहला जो कदम आपने उठाना होता है वो यही है कि अपने ख्वाबों पे, अपने विजन पे यकीन रखें, और कोई भी ख्वाब छोटा या बड़ा नहीं होता। खास तौर पे यहाँ पे बात करेंगे उस कुछ कर दिखाने की लगन के हवाले से। लेकिन इससे पहले हमारा सेगमेंट है जी एक्शन का रिएक्शन, जो आप में बहुत मकबूल है, आपको पसंद आ रहे हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हम उसमें उठाते हैं। आज हम खुसूसन बात करना चाहेंगे नैब के हवाले से, क्योंकि एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा मुल्क में हो रही है वो ये है कि नैब की कार्रवाइयाँ अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। उसमें कुछ खास सियासी जमातों को, कुछ खास सियासी शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये हमने आज जानने की कोशिश की, और इसके लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है सलमान अकरम राजा को। मायनाज लॉयर हैं और साथ साथ सियासी सूरत हाल पे भी इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज और तज्जिया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि नैब की कार्रवाइयाँ गैर जानिबदार नहीं हैं, अक्रॉस द बोर्ड नहीं हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड इनके पास नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक उमूमी कोई राय देना तो मुमकिन नहीं है। ये कहना कि नैब की तमाम कार्रवाई गैर जानिबदार है या तमाम कार्रवाई जानिबदार है, हर मुकदमे को, हर उनकी तफ्तीश को फ़र्दन फ़र्दन देखना होगा, तभी कोई राय दी जा सकती है। और राय फिर भी मैं समझता हूँ इस वक्त देना जो है कबल अज़ वक्त होगा, जब उनकी किसी मुकदमे में तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मामला अदालत में चला जाए, वहाँ फिर बिलाखिर पता चलेगा कि मुकदमा उनका कितना मजबूत था, नहीं था, क्या ऐसा मुकदमा था कि उसको दायर किया जाता जी। लेकिन ये कहने के साथ साथ ही ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि माजी में हमने ये बिल्कुल देखा है कि नैब की बाज़ कार्रवाइयाँ इस तरह से की जाती हैं और ऐसे मौक़ों पे की जाती हैं कि उनका एक सियासी असर नज़र आता है और एक सियासी पस मंज़र भी नज़र आता है। ये नैब की एक तारीख़ रही है पिछले 15-20 साल पे मुहित, और हालिया तारीख़ भी अगर देखें तो उस हवाले से भी सवालात ज़रूर उठते हैं।
तो ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमारा जो सबसे अहम अकाउंटेबिलिटी का एहतसाब का इदारा है वो अभी तक अपनी साख जो है वो कायम नहीं कर सका। इसका एक तरह से मलाल अदालतें भी करती हैं। हर कुछ दिनों के बाद हमें अदालत की तरफ से भी इस तशवीश का इजहार मिलता है कि नैब की जो कार्रवाई है वो या तो जामे नहीं है, या वो ठोस बुनियादों पे नहीं है, या वो उसमें कोई पिक एंड चूज़ है कि किसके खिलाफ जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना। तो ये एक तासुर बिल्कुल मौजूद है इस वक्त मुल्क में हर सतह पे कि नैब को अपनी कार्रवाई ज़्यादा शफाफ करने की ज़रूरत है। उसमें जो तफ्तीशकार हैं उनकी जो महारत है मुकदमों को समझने की, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात बिल्कुल गैर सियासी नौइयत के भी जो मुकदमे हैं जो हम देखते हैं उनमें ऐसे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं जिनका इख्तिताम बिलाखिर बरियत ही में होना होता है। वो मुकदमे शायद कायम ही नहीं होने चाहिए, लेकिन एक अपनी कार्रवाई करने की गर्ज से हम देखते हैं कि कार्रवाई होती रहती है। तो नैब के हवाले से मैं समझता हूँ काफ़ी एक जामे नज़र सानी की ज़रूरत है। उसकी जो कॉम्पिटेंस है, जो उसकी काबिलियत है, उसमें जो भर्ती अफराद हैं, जो उसका एक उमूमी जो लाए अमल है, उस सब को मैं समझता हूँ देखने की ज़रूरत है। सलमान साहब, जो आपने इशारा किया कि इसका जो तफ्तीशी मराहिल है उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में फोकियत देनी चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसमें एक तरह से इदारों का आपसी तसादुम भी नज़र आता है। यानी आपने कहा तो सही कि इन केसेस को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन जहाँ से इनको ये इन्वेस्टिगेशन का मवाद मिल जाता है, क्या आप समझते हैं कि उस तरह की इनके साथ कोऑपरेशन भी हो रही? फिर दूसरा, जैसे आपने खुद इशारा किया कि इतना दबाव का शिकार नजर आती है इस वक्त नैब कि उनकी अपनी साख पर बहुत सारी सियासी जमातें उंगली उठा देती हैं, बल्कि यहाँ तक बात की जा रही थी कि सिंध असेंबली में शायद कानून साजी की जाएगी जिससे उनका जो दायरा कार है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनको कर्टेल करने की बात की जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात, मुझे इस पर आपका भी तज्जिया चाहिए होगा कि जिस तरह जरदारी साहब की अभी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जी मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, गिरफ्तार अगर मुझे करते हैं तो हर दफ़ा मेरी मकबूलियत में इजाफा ही हुआ है। तो हर सियासी जमात का, हर सियासी शख्सियत का जो इसके ऊपर रिएक्शन है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त नैब भी अपनी कारकर्दगी में, अपनी कार्रवाई में दबाव का शिकार हो रही है? नहीं, देखिए, पार्लियामान में ऐसी गुफ्तगू जो है उसको उसके सियासी तनाजुरी में देखना चाहिए, उसको एक सियासी बयान ही समझना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहे कि उसका मुखालिफ NRO का मतलाशी है या मतकाजी है, तो ये एक सियासी, एक मैं समझता हूँ एक हरबा हो सकता है। उससे ना नैब की कार्रवाई पे कोई असर पड़ता है, ना पड़ना चाहिए, ना अदालती कार्रवाई पे कोई असर पड़ता है। तो ये NRO की गुफ्तगू सियासी गुफ्तगू है, इसका कोई ताल्लुक किसी और इदारे से नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह वो मुझे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, किसने दिए झुमके, कौन लाया ये झुमके, इसी तरह मेरे ख्याल में NRO के बारे में भी बार बार लाइटर मोड पे यही बात की जाती है कि मांगा किसने है, कब मांगा है, हमें उसकी ज़रा डिटेल से बताई जाए। लेकिन आपका कहना दुरुस्त है कि इसको ज़रा सियासी तनाजुर में ही देखना चाहिए। आप किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं ये शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केस है, वो कार्रवाई आप देखते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, उनको जब मौका दिया जाता है वो पार्लियामेंट में आके इसके हवाले से बड़ी धुआंधार एक तकरीर भी करते हैं, उनका केस आप कैसे समझते हैं आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो एक बात आपने मुस्तकबिल के हवाले से की है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके पास क्या शवाहिद हैं, क्या नहीं हैं। जो वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं अभी वो जारी है। ये ज़रूरी नहीं है कि नैब हर मरहले पे अपनी तफ्तीश जो है वो ज़ाहिर करे। वो इस वक्त एक मरहले से गुजर रहे हैं, जब ये मरहला तफ्तीश का, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन का मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद अगर वो रेफरेंस की शक्ल में अदालत में कुछ दायर करते हैं तो बात सामने आएगी कि उनके पास क्या मवाद था। इस वक्त तो हमारे पास ख़बरें जो हैं वो टूटी हुई अखबारी ख़बरें ही आती हैं, उनकी बुनियाद पर, उनकी बिना पर कोई राय कायम करना मुमकिन नहीं है और मुनासिब भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद होने का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मीडिया का किरदार है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ख़ास तौर पे जहां हम ये कहते हैं कि मीडिया की कही हुई बात हेडलाइंस, सुर्खियों के ज़रिए हम तक पहुंचती है, अक्सर ये देखा गया है कि जो वर्डिक्ट है या कोर्ट में होने वाली जो गुफ्तगू है, जो जज साहिबान के स्टेटमेंट्स एंड कॉमेंट्स हैं, उनको भी सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाता। बहुत सारे ये हमारे जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के लोग उस सेंटेंस को, उस बात को पढ़ने के उसको बहुत अच्छे तरीके से
स्टडी करने की भी रवादार नहीं होते। खैर बहरहाल ये मामला तो आगे बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं मिलो पाकिस्तान की तरफ, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नौजवान पाकिस्तानियों से जो अपने ख्वाब जी रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, कुछ सोशल नॉर्म्स को देखते हुए हमें कुछ यूनिक जो स्टोरीज लगती हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जी यमुना वड़ाइच से। इनका ताल्लुक गुजरात से है। इनको भी मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। इससे पहले भी हमने आपको एक मोटरसाइकिल गर्ल से मिलवाया और ये एक नहीं कई डेस्टिनेशंस पाकिस्तान की एक्सप्लोर कर चुकी हैं, स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं जो एक मेरे ख्याल में इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, एक परसेप्शन फ़रोग दिया जाता है पाकिस्तान के हवाले से कि यहाँ ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज फील करती हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाती। उन सब को चैलेंज करती हुई यमुना वड़ाइच। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट हर पैकेज। ये लाइव व्हाट ब्यूटीफुल पिक्चर्स। हर तस्वीर को देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है कि इतना खूबसूरत हमारा वतन है। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं यमुना वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम यमुना, गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू। क्या हाल चाल है यमुना? इतनी ज़बरदस्त हमने आपकी तस्वीरें देखी। सबसे पहले हमें बताइएगा कि मोटरसाइकिल चलाना कब सीखी? थोड़ी सी नॉर्मली है, अजीब सा सवाल लगता है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन और लड़कियां मोटरसाइकिल नहीं चलाती, इसलिए आपके ज़रिए उनको भी बताना चाहेंगे कि अगर उनको ये शौक हो तो कैसे और कब मोटरसाइकिल चलाना सीखा जा सकता है? अब तो काफ़ी हद तक लड़कियां काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशली बड़े सिटीज़ के अंदर लड़कियां काफ़ी चला रही हैं सिटीज़ के अंदर, लेकिन ट्रैवलिंग चूँकि अभी बाइक के ऊपर लड़कियों के लिए इतनी आम नहीं हुई। सही। और मैंने जो है अपने कॉलेज से चला रही हूँ मैं तकरीबन जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, और अभी चूँकि मेरा एमफिल कंप्लीट हो चुका है तो उस टाइम से मैं चला रही हूँ। तकरीबन 6 साल हो गए। पहले सिर्फ सिटी में चलाती थी और अभी पिछले 3 साल से जो है ट्रैवलिंग इसके ऊपर कर रही हूँ। यमुना कितना मुख्तलिफ होता है, यानी आमतौर पे आप यानी सड़कों पे चलाना और अपने शहर में चलाना मोटर बाइक एक अलग बात होती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे आपको कंट्रोल, आपको एक एक्सपर्ट राइडर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए कैसे तैयारी की? इट्स ऑल अबाउट पैशन कि कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आप सिटी के अंदर चला रहे हो या पहाड़ों के अंदर चला रहे हो। अगर आपका पैशन है, जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, उसके लिए कुछ इतना मैटर नहीं करता कि किस तरह का मसला आएगा। बाइकों को मसला हो गया, आपकी टेक्निक्स, बाइकिंग की टेक्निक्स कितनी अच्छी हैं आपकी, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। पर अगर आपको शौक है तो शौक का कोई मोल नहीं, वो कहते हैं ना। तो सब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करती रही होंगी तो इसमें और मज़ीद बेहतरी आती जाती है। प्रैक्टिस यस, क्योंकि पहले जो है मैं छोटे ट्रिप्स करती थी, लाइक मरी और एबटाबाद वाली साइड पे छोटे ट्रिप्स करना, उसके बाद जो है लंबे रूट्स पकड़ना या जिनकी ट्रैक्स जो है वो मुश्किल है, ऑफ ट्रैकिंग है, उसके बाद स्टार्ट की थी। उससे पहले जो है वो छोटे ट्रैक्स करती हूँ। अच्छा, एक सवाल जो जहन में आता है कि आपको हॉस्पिटैलिटी का क्या हमारे यहाँ लैंडस्केप है, यानी अगर आप लंबे जा रही हैं तो आपको गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज और आपकी बाइक की मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप्स, मैकेनिक्स वगैरह आसानी से इस रास्ते में, सफ़र में मिल जाते थे? सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी लोगों की कि इनकी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, मैं बीइंग अ गर्ल अगर बात करूं तो हमारी सेफ्टी के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है, मैंने आज तक कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस भी मेरे पास नहीं है बुरा जो मैं लोगों के हवाले से शेयर करूँ, अपने पाकिस्तान के हवाले से शेयर करूँ कि हाँ मुझे लोगों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, या मुझे कभी कहीं ऐसा लगा हो कि मैं सेफ नहीं हूँ। मैंने अब सोलो ट्रिप्स भी काफ़ी किए हैं, तो मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि लोग जो हैं कुछ इस तरह का लोगों से कुछ बुरा एक्सपेक्ट ना मैंने किया है, ना ही मैंने फील किया है। लोग बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और स्पेशली जब वो देखते हैं कि लड़की अकेले ट्रैवल कर रही है, और तो वो बहुत खुश होते हैं। स्पेशली नॉर्थ के जो लोग हैं वो इतना खुश होते हैं, तो इस तरीके से कोई मसला नहीं आया। और बाइक की मेंटेनेंस के हवाले से चूंकि जगह जगह मिल जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है उसकी। स्पेशली बाइक के जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह के यूज होते हैं कि जो इतना मसला ना बने कि वो इतनी ईजिली खराब हों। यमुना सारा पास होता है। जी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बीइंग अ सोलो ट्रैवलर जब आप ट्रिप्स पे जाती हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखती हैं? यानी कोशिश होती है आपकी कि आप दिन दिन में ट्रैवल करें, अपना ट्रिप कैसे प्लान करती हैं, मौसमी हवाले से किस तरह की चीज़ों को आप मद्देनज़र रखती हैं, वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा।
जी बिल्कुल, वेदर कंडीशन जो है वो चेक जरूर करती हूँ कि किस तरह की सिचुएशन होगी। फॉर एग्जांपल अभी देवसाई मैंने किया था कोई 2 मंथ्स बैक, तो मुझे उसमें जरूर चेक करना था, तो कि चूंकि देवसाई जो है वहाँ पे बारिश आपको जरूर मिलती है और मैं अकेली थी और मुझे वो जरूर सोचना था, वहाँ पे लोग भी बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर जो है आपको कोई नजर आता है वरना टूरिस्ट। तो वो मेरे लिए था कि पहले वेदर देखना था कि बारिश वगैरह वाला सीन ना हो, वो चेक किया जरूर ऑफ कोर्स। इसके अलावा टाइमिंग होती है, मैं लाइक 5 o'clock के बाद जो है 6 o'clock के बाद गर्मी में हूँ, मतलब मगरिब के बाद जो है मैं राइड नहीं करती। दिन में कहीं ना कहीं जो भी प्लान होता है कि यहाँ पे स्टे कर लूँ, वो स्टे जो है वहाँ पे कर लेती हूँ रात के टाइम। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जो हमारे ट्रैवलर्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बेहतरीन मौसम इन एरियाज को एक्सप्लोर करने का कौन सा है? अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ जो है तकरीबन जून जुलाई अगस्त जो है ये पीक सीजन। जी वेलकम बैक। और नया दिन नई उम्मीदें, उम्मीद करते हैं कि आज का आपके दिन में आप कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें जब दिन नया है, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद लेके आया है, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। इसी के साथ मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर फोकस होता है टू ब्रिंग अबाउट पीपल जो कुछ स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं, जो चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं और चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आप छोटी सी भी कोई तब्दीली लेके आ जाएं, उसके मस्बत असरात आपको नजर आएंगे। यानी अगर आप कोई रंग नहीं पहनते और आपको लगता है कि भाई शायद ये मेरा कलर नहीं है, अगर आप उसी को ट्राई कर लें तो आज के लिए वही आपके लिए बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। सो ट्राई डूइंग समथिंग न्यू। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो आज सोच रही हैं कि क्या बनाया जाए, अगर आप वही दाल गोश्त बना के चीज़ें करके थक चुकी हैं, तो ट्राई समथिंग न्यू। कोई चीज़ ट्विस्ट ज़रूर कीजिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नया करने की जुस्तजू कीजिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा है ख़तरनाक। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना नीम हकीम वबाले जान, इसी तरह अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपको जगह जगह फिटनेस क्लब्स नज़र आएंगे, जिम्स नज़र आएंगे जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी 1 महीने में आपका 20 किलो वजन कम हो जाएगा। एक तरह से हमारा जो जहन है वो भी इन्होंने ऐसा ही बना दिया है कि कोई बड़ा ओकेजन आने वाला हो, ख़ास तौर पर जी घर में किसी की शादी आ रही है या आपकी अपनी शादी आ रही है, तो आपने सोच लिया कि मुझे फ़ौरन 1 महीने में फाका कशी करके खूब कसरत करके वज़न कम करना है। इसको हम एज अ लाइफस्टाइल नहीं अपनाते बल्कि शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। ये शॉर्टकट्स हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं और इमीडिएटली हमें ये नज़र नहीं आता, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये हमारी सेहत पे बहुत ही मुज़र असरात लेके आते हैं। इस पर ही आज हम बात करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इतना पैसा दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ आज मौजूद है। ज़ैनब हमारे साथ हैं जो कि कराची लेडीज़ क्लब हैं, शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ लगते हैं मोहम्मद इकबाल और फ़िदा हुसैन। आप दोनों फॉर्मर मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, बल्कि फ़िदा के बारे में कहा जाए तो करंटली ये टाइटल होल्ड करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी तनसाजी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, और इससे भी रिलेटेड जो आपके सवालात हैं, क्योंकि देखिए जी हर तरह का ट्रेंड इस वक्त मार्केट में है। लोग आपको मुज़र अद्वियात का इस्तेमाल भी बता सकते हैं, उसकी वजह से फौरी तौर पर आपकी बॉडी तो डेवलप होगी, लेकिन उसके फिर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में ऐसे हैं कि आपको उससे ज़रूर बचना चाहिए। सो लेट्स गेट आवर कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड। सबसे पहले फ़िदा आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना वक्त आपका दिन में लग जाता है टू कमिट टू दिस पैशन जो आपका है? हाँ मेरा तकरीबन वक्त 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में लगते हैं और 1 घंटा मेरा इवनिंग में लगता है इसमें ट्रेनिंग में। मॉर्निंग में कार्डियो भी होती है, उसमें वर्कआउट भी होती है और बहुत सारी वर्कआउटें मेरी होती है, उसमें 3 घंटे लग जाते हैं मुझे, और शाम को 1 घंटा लग जाता है मुझे। तकरीबन दिन में 4 से 5 घंटे लगते हैं मुझे वर्कआउट तो अब मुझे ये बताएं कि आपकी जैसी बॉडी जो अगर कोई एस्पायर कर रहा हो और लोग उसको कहेंगे जी 1 घंटा वर्कआउट करना, मैं डाइट प्लान बना के दूंगा और आप ये अचीव कर सकते हो रिजल्ट्स, तो ये इस तरह का शॉर्टकट काम कर सकता है? हाँ, अगर फिटनेस के हवाले से देखा जाए 1 घंटा बहुत है उसके लिए। वर्कआउट करें और एक अच्छी सी डाइट प्लान बना के अपनी वर्कआउट करें तो उसके लिए काफ़ी है। अगर बट वो चाहता है कि मैं फिदा बनना चाहूँ, अच्छा हो जाऊँ, कि बस ये टाइटल भी मैं विन करूँ पाकिस्तान का, तो उसको टाइम चाहिए। हाँ। तकरीबन दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको ट्रेनिंग करनी चाहिए और उसके मील्स होते हैं डाइट के, वो मील के हिसाब से कोच उनको गाइड करते हैं किस तरह उनको मील्स लेने हैं।
इकबाल साहब, आप क्या कहेंगे कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनर्स, यानी जो लोग इस अमल में आना चाहते हैं या उनकी ये हॉबी है, जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ ट्रेनर्स मौजूद हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, आप क्या उनको इतना बासलाहियत, इतना वेल ट्रेंड पाते हैं कि आप वो लोगों को गाइड कर सकें, या अब तो हर तरह के लोग ही ट्रेनर्स हैं? मैम पढ़े लिखे होते तो कोई अच्छी जॉब पे ना कर रहे होते, उन्होंने ट्रेनिंग ज़रूरी बनना था। हाँ। तो ये ज़्यादातर मेरे जैसे ही होते हैं अनपढ़ लोग जो ट्रेनर होते हैं, उनको लेकिन पता नहीं होता। जब इसमें आते हैं, जब आपका शौक है इसमें, तो फिर आप लोगों ने कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, अपने आप को ट्रेन कैसे किया, लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में कैसे पता किया? ऑनलाइन? मैं बेसिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा ये एक शौक है अपने आप को फिट रखने का, तो मैं तो एक ओरिजिनल ट्रेनिंग करता हूँ, मैं शॉर्टकट वाला नहीं हूँ। सही जी। तो जो शॉर्टकट बॉडी बनाना चाहते हैं, मेरा तो मशवरा है वो ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सही। ज़ैनब, आप क्या कहेंगी? जो हम बात कर रहे थे, लॉट ऑफ लेडीज़ आती होंगी आपके पास ये कह के कि जी 2 महीने बाद एक बड़ा फंक्शन आने वाला है, उसमें मैंने दुबले पतले स्मार्ट दिखना है। आप क्या मशवरा देते हैं? मेरा मशवरा है कि ठीक है, आप उस इवेंट के लिए आप अपनी जो भी आप डाइट, आपको जो भी किस्म का मिला है, जो भी आप वर्कआउट कर रही हैं, यू डू दैट। मगर फिर थिंग इज़ कि जब आप वर्कआउट करती हैं तो आपको लाइक इट्स सच एन एडिक्शन, इवेंचुअली यू जस्ट वांट इन्वॉल्व इट इनटू योर लाइफस्टाइल, मेक इट कि आप पूरी ज़िंदगी ये करती रहें, राइट? सो ठीक है, आप डाइट करें, आप अपना वेट लूज करें, बट डोंट जस्ट गो बैक टू योर ओरिजिनल लाइफ जो आप रह रही थी, जो आप बहुत सारे लाइक ईट योर हाई कैलोरी फूड एंड स्टफ लाइक दैट। आप जस्ट involve it into your life and make it his lifestyle, I think. अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, यानी उनको लगता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो नंबर 1, अगर आपने वर्कआउट किया है तो आप समझते हैं बस 1 घंटे का वर्कआउट, अब आप फ्री हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ेगा, विच इज़ अ मिथ। क्योंकि आपका वो जो टाइम है वो ज़िंदगी का या दिन का सिर्फ चंद % का आपका टाइम है। ऑन दी अदर हैंड आपका पूरा दिन अगर आप अलम गलम खाते जा रहे हैं और पोर्शन कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, हाई कैलोरिक चीज़ें ले रहे हैं, तो आपको वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सब कुछ एक साथ करने की जुस्तजू, यानी क्योंकि आपके पास 1 महीना है तो उसमें खूब लगा के एक्सरसाइज भी हो रही होगी और खाने का इंटेक भी अनहेल्दी हो जाएगा। सो व्हेन गर्ल्स कम टू यू ज़ैनब और उन्होंने जाहिर सी बात है नाश्ता भी नहीं किया हुआ, पूरे दिन से खाली पेट हैं, वो वर्कआउट कर पाती हैं हाई इंटेंसिटी का? नॉट एट ऑल, बिकॉज यू डोंट हैव द एनर्जी। लाइक जो आपका खाना होता है, दैट्स योर फ्यूल, राइट? दैट्स गिविंग यू एनर्जी। सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप जो भी खा रही हैं, you're eating healthy, you're eating good. You can इधर उधर eat your fries and stuff like that. मगर to work out, to maintain it as a lifestyle, आपको जो खाना खाना चाहिए, that's supposed to benefit you, right? And what you said about कि जो like 1 घंटा वर्कआउट करती हैं और फिर पूरा दिन whatever खाती हैं, that's also, you can't do that because हर चीज़ में आपकी caloric intake versus caloric outtake होता है, right? So if you're only burning like for example 300 calories in a day with your workout and you're taking in about 2,000, 3,000 calories, obviously you're not going to lose weight, right? ज़ैनब, आपने कहाँ से ट्रेनिंग हासिल की to be a trainer? Okay, so basically originally I've been working out, मैंने 4-5 साल से I've been working out myself, and then when I wanted to get involved in the industry, I'm CrossFit certified, level 1 right now, and inshallah by the end of this year I'll be level 2 also. और ये सर्टिफिकेशन आपने कहाँ से लिया? I got it from Cardiff, UK. Okay. तो आपने बकायदा इसके लिए ट्रेन किया है, and now you're a qualified trainer. आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको ऐसे ट्रेनर्स भी नजर आएंगे जो शायद YouTube से एक्सरसाइजेस देखते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन क्वालिफाइड नहीं है। और हम में से अक्सर लोग किसी की क्लास ज्वाइन करने से पहले ये पूछते भी नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू चूज अ ट्रेनर? ओके, पर्सनली मुझे मुझे क्वालिफिकेशन का इतना वो नहीं है पर्सनली, ठीक है? ऑब्वियसली सबके पास डिफरेंट ओपिनियन होता है। इट्स मोर अबाउट जो ट्रेनर की एक्सपीरियंस हो। लाइक अगर आप सिर्फ you can give money और आपकी क्वालिफिकेशन आ सकती है, राइट? बट इफ you've not been experienced, you've not worked out yourself, तो आपको कुछ इतना आइडिया होगा भी नहीं, राइट? Obviously if you're qualified, that just improves you, आपकी नॉलेज और बढ़ती है। Like I had to study for my exam, और फिर मुझे ट्रेनर्स के सामने वर्कआउट करना था to make sure कि मेरा फॉर्म सही है,
this and that, right? So obviously it is beneficial, but I'm not going to be like, yes, अगर आपका trainer सिर्फ qualified है, then you should go to that trainer, because obviously अगर उनके पास कोई experience नहीं है for themselves and they've not been through the workouts themselves, and how can they train you? नहीं, लेकिन at the same time लोग जैसे कहते हैं कि अगर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो आपकी फिजिकल कंडीशंस हैं, एक ट्रेनर का एक्सपर्ट होना, उसकी एक्सपीरियंस होना तो बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे फिदा, कभी ऐसा फील करते हैं कि बॉडी टाइप्स हर एक की फ़र्क हैं, हो सकता है आपका कोई मसल वीक हो, आपका कोई जॉइंट्स का इशू हो, लोग बेधड़क तमाम एक्सरसाइज जो करने की कोशिश करते हैं, ये ख़तरनाक नहीं हो सकता? ये बात तो आपने अच्छी कही। जो कोचेस होते हैं बॉडी के हिसाब से ट्रेनिंग कराते हैं। जिसकी बॉडी फैटी हो जाती है तो उसको किस तरह ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसको कार्डियो और जो फिटनेस की ट्रेनिंग होती है वो सेशन कराते हैं। जिसकी बॉडी फिट होती है उसको मजीद हैवी वेट और लाइट वेट से उसको ट्रेनिंग कराते हैं, उसके मसल और अच्छे हो जाते हैं। सही। ऐसी ट्रेनिंग नहीं कराते हैं जिससे मसल की इंजरी हो। तो कोच से बिल्कुल अपना रिलेटेड होने की ज़रूरत है आपको, कि कोच से पूछ के हर ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। अच्छा फिदा, एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो आप रोज़ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप गैप भी तो देते होंगे ना ताकि मसल रिकवर करे? जी हाँ मैम, उसमें ये है कि अगर मेरी 3 घंटे की ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें गैप देता हूँ 3 से 4 घंटे की। उसमें अपनी मील पर अपनी डाइट लेके तो उसमें मैं रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट लेने के बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ शाम को। बिल्कुल। और जिस तरह अगर आपका मसल थकता चला जाएगा, जो ये डेवलपमेंट होती है मसल की, वो एक तरह से आप उसको इंजर कर रहे होते हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक छोटी सी इंजरी होती है, फिर उसके बाद वो जैसे अपने आप को बॉडी रिकुपरेट करती है उससे और अपने आप को दोबारा सही करती है, उस अमल से आपका मसल डेवलप होता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये वक्त भी लेता है, ये कंसिस्टेंसी भी लेता है, इसमें शॉर्टकट्स नहीं होते। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन we'll be right back. कौन है जी जो खूबसूरत और स्मार्ट नहीं लगना चाहता, लेकिन इसके लिए कभी कभार हम ऐसे शॉर्टकट्स अपनाते हैं जो हमारे लिए मुज़र सेहत भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक रेस लगी रहती है, खूब से खूबतर की तलाश होती है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आम तासुर ये है कि लोगों की जैसी शादी होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की, वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं और एक तरह से अपना उस तरह ख्याल रखना छोड़ देती हैं जैसे वो पहले रखती थी। फिर अचानक से एक दिन एक रियलिटी चेक मिलता है, एक वेकअप कॉल आती है, तो आप जुनूनी हद तक ये कोशिश करने लग जाते हैं कि झटपट आपका वेट कम हो जाए। इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस आप अपने साथ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स और तजुर्बे जो करते हैं, उससे आपकी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। यही हम बात करना चाहेंगे और अब हमें इसी कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन किया है शोएब खान ने, जो कि एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। बड़े नाम हैं हमारी शोबिस इंडस्ट्री के जो इनके साथ ट्रेन करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और उनके जैसा होने के तमाम ख्वाहिशमंद लोग भी अब शोएब से मदद लेते हैं। तो शोएब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले इन्हीं शॉर्टकट्स की बात करेंगे। भाई, जब हम स्टार्स को बहुत सारे लोग टेलीविजन पे देखते हैं, they want to be fit like them, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है उसका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो पहले तो ये बताएं कि जो लोग, जो सेलिब्रिटीज़ आपके साथ ट्रेन कर रहे हैं, उनका एक नॉर्मल रेगुलर वर्कआउट कैसा होता है? यानी वो बहुत इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं, कितना रेगुलरली करते हैं जिम, वो बताइएगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो एक अवेयरनेस पैदा हुई है वो भी रिसेंटली, लेट्स जस्ट से 2 years बैक, 2 साल पहले से हम फिटनेस की तरफ इतना ज़्यादा रुझान देने लगे हैं। सो जब भी कोई सेलिब्रिटी आप कहते हैं वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डू इंटेंस वर्कआउट, उनको ट्रेन करना पड़ता है। बट आई वुड लाइक टू से कि दिस थिंग फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ट्रेनिंग, इट्स अ माइंड ट्रेनिंग। First you have to train their mind. Whatever you see on internet, on Facebook, on Instagram, जो crazy workout celebrities कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे पहले वो उस लेवल पर नहीं होते हैं। I mean, let's just say मैं एक celebrity की बात करूँ कि आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी। हमने खुल के बात करते हैं। देखिए जी, करीना कपूर ने बहुत वेट पुट ऑन किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनकी वीडियोस आई एक स्ट्रेनस किस्म के वर्कआउट की। एग्जैक्टली, बट वो जहाँ से शुरुआत करते हैं वो इतना इंटेंस नहीं होता। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। एवरीबॉडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ठीक है।
सो द वीडियोस जो वो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सारी वीडियोस होती हैं मोटिवेट करने के लिए लोगों को, बट दे हैव द सेम रूटीन लाइक अस। और कितना रेगुलर वर्कआउट करते हैं जो सेलिब्रिटीज आपके साथ वर्कआउट कर रहे हैं? इट्स लाइक 5 days or 6 days a week, 5 से 6 दिन रोज हम वक्त निकालते हैं, चाहे जितना भी। अंडरस्टैंड वन थिंग, वन मोर थिंग, हम फिटनेस को एज एन ऑप्शनल लेते हैं, ठीक है? फिटनेस इज नॉट ऑप्शनल, इट्स अ लाइफस्टाइल। सो वंस वी पिक इट एज अ लाइफस्टाइल, ठीक है, वंस यू बिलीव कि मुझे जिम जाना है नो मैटर व्हाट, ठीक है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यू डोंट गो टू द जिम जस्ट टू लुक गुड, just to be fit. You go to gym because you like it for your self satisfaction. You want to be active about it. शोएब, बहुत अच्छी बात आपने की है, क्योंकि एक स्टडी ये कहती है कि दुनिया में जितना लोग वेट लूजते हैं उसमें से सिर्फ 2 या 3% ऐसे हैं जो लूज किया हुआ वेट परमानेंटली अपने से ऑफ रखते हैं। वरना अक्सर आप देखें कि थोड़े अरसे के लिए उन्होंने कोई मेहनत की, अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, वर्जिश की, लेकिन वो अपनी जब दोबारा रिदम में आए तो वो वेट दोबारा पुट ऑन कर लिया। इकबाल साहब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि अच्छा वो जो शुरुआत 0 से होनी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप पहली दफ़ा जिम गए, आप जी 20 kg का डंबल उठा लिया और आप समझ रहे हैं कि जी देखें मैं कितना पावरफुल हूँ कि मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। मैम, हमारा जो मसल होता है ना जी, ये बिल्कुल बारीक होता है। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना तो ये बिल्कुल नाजुक होता है। जब हम हैवी वेट उठाते हैं तो ये डैमेज हो जाता है। सही। इसको अगर हल्के वेट से हम उठाएंगे, शुरू करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ता है। मकसद 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जिस तरह आप ट्रेनिंग बढ़ाते जाएंगे मसल आपका पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे फिर आप मकसद वेट उठा सकते हैं। ये वो तमाम लोगों के लिए हैं जिन्होंने शायद ज़िंदगी में रेगुलरली कोई इस तरह का लाइफस्टाइल चेंज ना अपने अंदर लाए हों, एक्सरसाइज ना करते हों। अगर आप शुरुआत करें तो पहली चीज़ है सिर्फ कंसिस्टेंसी। काम रोज़ाना नहीं जा सकते जिम, तो मैंने बड़ी अच्छी एक चीज़ सुनी थी और मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप 3 दिन का नागा कभी जिम का ना करें। अगर आप ऑल्टरनेट डे नहीं जा सकते, रोज़ नहीं जा सकते, तो कोशिश करें कि 3 दिन का नागा ना हो। और मंडे जब आपका वर्क वीक शुरू होता है, 3 दिन बाद फिटनेस खत्म हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर आप ग्राउंड जीरो से भी नीचे चले जाते हैं। चौथे दिन आप जाएंगे तो आपकी फिटनेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ज़ैनब, आप क्या कहेंगी जो कॉमन आप लोगों को कहें कि डाइट चेंज करें? अगर आपने किसी को कहा है ना फ्रूट खाएं, तो वो 2-2 किलो फ्रूट एक वक्त में खाना शुरू कर देते। पोर्शन कंट्रोल के बारे में बताइए। पोर्शन कंट्रोल लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो भी खा रहे हैं हर चीज़ में कैलोरीज है, whether it's fruit, whether it's bread, whatever, right? And there's nothing known as bad food. It's just कि आप कितना लेते हैं, right? So you need to make sure कि अगर आप फ्रूट ले रहे हैं so आप 1 सेब लें, आप 10 नहीं लें, क्योंकि जो भी एक्सेस में होगा that's bad for you. So similarly you just need to, and for people who start off working out, उनके लिए getting into portion control so hard. So it's not like आप foreign, just clean your diet up. आप slowly अपनी soft drinks निकालें diet से, आप पानी और लें, then you get more fruits into your diet, more vegetables into your diet, and I feel like that someone just needs to stay patient and consistent for it. एक बहुत बड़ा धोखा हमारी ज़िंदगी में है जब हम सुपरमार्केट्स में जाते हैं और आधे से ज़्यादा फूड लेबल्स पे लिखा होता है जी ये फैट फ्री है, शुगर फ्री है। मुझे तो ये धोखा लगता है। शोएब, आप क्या कहेंगे दिल को बहलाने के लिए? ये खा लो, इसमें ना चीनी है ना फैट है, कुछ भी नहीं है। Let's talk about soft जो zero sugar वगैरह होती हैं, I don't think कि उसमें ऐसा कुछ भी होता है, but वो just हमारा दिल बहलाने के लिए होता है। You're right. But like we're talking about diet here, तो diet में हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। I mean hardly हमारे पास यहाँ पर trainers हैं जिनको diet के बारे में actually पता है, ठीक है? So what diet is, we like I train online as well worldwide, ठीक है? So मेरी trainings worldwide लोग follow करते हैं। I make diet plans, ठीक है? So what I do is diet plan हर किसी के लिए different होता है। It's not the same diet plan for everyone because what your weight is, what your body type is, alright? आपका metabolism जो है वो different है। So you need a different calorie counted diet plan as compared to me, ठीक है? So लोग क्या करते हैं, एक सेम डाइट प्लान होता है, वो 100 kg के बंदे को भी दे रहे हैं, वो 60 kg के बंदे को भी दे रहे हैं, which is not right. So डाइट की अगर हम बात करें तो और एक which is really sad. सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करके बगैर एक्सरसाइज किए हुए क्या वजन लूज किया जा सकता है? किया जा सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन क्या वो आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल रेकमेंड करेंगे, क्यों नहीं? आई मीन
हमारी डाइट थोड़ी सी अजीब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन एज अ पाकिस्तानी, एज एन एशियन, हमारी डाइट थोड़ी सी अजीब है। हम सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं। आई मीन अगर हमें बिरयानी, हमें एक ही चीज़ में दाल चावल भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए और मीट भी चाहिए। व्हाई? यानी आप उसको सिंपल डाइट नहीं रखते, यानी एक अलग अलग चीजें भी खाई जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं फिदा आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी फील्ड में ख़ास होता है कि देयर आर सो मेनी हार्मफुल केमिकल्स एंड मेडिसिन जिसका इस्तेमाल बड़ा रैम्पेंट हो गया है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, विद इन अ मंथ आपकी बॉडी डेवलप हो जाती है, एक्स्ट्रा मसल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे जब आप इन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो क्या इसका टेस्ट किया जाता है कि कहीं आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में इस तरह के एलिमेंट्स तो मौजूद नहीं हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल किया आपने। जब कंपटीशन के लिए हम जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो जैसी कंपटीशन हमारी हो जाती है तो क्लास जैसे ही वाइंड अप हो जाती है तो हमारे डोप टेस्ट होते हैं वहाँ पे। तो डोप टेस्ट इसलिए करते हैं कि इसने कोई चीज़ तो नहीं दी है एक्स्ट्रा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक जो फूड सप्लीमेंट होती है उसके बिना पे हम तैयारी करते हैं और अपनी डाइट अच्छी रखते हैं। डाइट ज़्यादातर हम लोग प्रोटीन रखते हैं लास्ट मंथ में, तो इसीलिए प्रोटीन आप दिन में कंज्यूम करते होंगे फिदा? ज़रा पता तो चले। कम से कम प्रोटीन हम लेते हैं कम से कम 1000 mg। ओके। उसमें चिकन भी होती है, उसमें फिश भी होती है और एग्स भी होते हैं। ओके। टोटल प्रोटीन हमारी डाइट होती है और प्रोटीन फूड सप्लीमेंट्स वगैरह हम लोग लेते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं लेते हैं जिसमें हमें आगे जाके परेशानी हो। और मैं तो सजेशन भी देता हूँ कि जो शॉर्टकट आप जैसे कह रहे थे, शॉर्टकट में लोग जाते हैं तो उसमें शॉर्टकट में भी नहीं जाना चाहिए। उसमें आपको नुकसानात भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि आपको लाइफ अपनी अच्छी करनी होती है, बिल्ड अच्छी करनी होती है, उस तरफ आपको नुकसान भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सही। और कई लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ भी है। हमारा आज ये इशू उठाने का, इस पे बात करने का मकसद यही है कि बहुत सारे यंग लोगों को शौक होता है कि बॉडी बिल्डिंग करें, खूबसूरत नज़र आएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे कोचेस के, ऐसे ट्रेनर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं जो खुद वेल ट्रेन नहीं होते, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, या उनको गलती से ये डोप्स और इन ड्रग्स की तरफ लगा दिया जाता है, जिससे आपको फौरी नताइज तो मिलते हैं लेकिन आपके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। जी, हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कितने हैं जो फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस के सर्टिफिकेशंस देते हों। आई मीन हर कोई अच्छा दिखना चाहता है ऑफ कोर्स, और हर कहीं पर आपको सर्टिफाइड ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं मिलते, ठीक है। और हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं जो उन लोगों को सर्टिफिकेशंस दें या इनकी स्टडीज। आप और ज़ैनब यहाँ पे मौजूद हो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दिस इज अ बिट आउट ऑफ टॉपिक बट मैं उसे टॉपिक से ही कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द विक्टिम्स फर्स्ट, ठीक है, जो इन चीज़ों के विक्टिम्स होते हैं। हमारी यंग जनरेशन है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं दो लोगों में। वन जो स्कूल पास आउट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी पास आउट है, और दे आर लाइक इन प्रोफेशन एंड दे आर गेटिंग मैरिड। उनको अचानक से शादी से पहले याद आ जाता है उफ, वजन कम करना है, ठीक है। एक जनरेशन ये है हमारे पास। ये वो लोग हैं जो इन ट्रेनर्स के हाथ में लगते हैं, लाइक इंजेक्शंस वगैरह एंड डोज वगैरह। इंजेक्शंस ना भी करें शोएब, जैसे बॉडी वेट ट्रेनिंग बहुत कम लोग कराते हैं। मशीन पे एक घंटा अगर आप ट्रेडमिल करेंगे तो आपके घुटनों ने तो जवाब दे जाना है। बिफोर मैरिज। हाँ, ये एक आपको जैसा है उसी बुनियाद पे कबूल कर लेंगे। एक ही जनरेशन, ठीक है, इनका ठीक है, हम कर सकते हैं कि हम यंग ट्रेनर्स जो है वो उनको तैयार कर सकते हैं, सो दे ट्रेन देम, ठीक है, वी कैन एजुकेट देम। बट व्हाट अबाउट द अदर जनरेशन, वो जो यंग जनरेशन है जो स्कूल्स में है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मेरी कुछ स्कूल्स से भी बात चल रही है, ठीक है। आई एम गोना स्टार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स एंड लाइक क्लासेस इन स्कूल्स, जो कि उन बच्चों को एजुकेट कर सकें। लेट्स जस्ट से आप जब स्कूल से O levels, A levels करके निकले थे and you wanted to join the gym, did you know anything about workout? Nothing. You didn't know anything about it. You didn't know about your diet. You didn't even, nobody knows how to keep themselves fit, ठीक है? Which is really sad. So हमें उस पे वर्क करना है, जो हमारी यंग जनरेशन है, एटलीस्ट अगर वो
स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद अगर जिम यूज करना भी चाहते हैं, सो दे शुड नो व्हाट इज गुड फॉर देम। एक्सीलेंट पॉइंट शोएब, आई एम गोइंग टू कैरी दिस ऑन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही अहम है कि कई दफ़ा जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने लिए रखते हैं। तो जैसे आपने कहा कि शादी से 1 महीना पहले ऐसा लगता है लाजिम और मलजूम है कि हमने जिम ज्वाइन किया या कोई ना कोई तरीका करके हमने वजन गिराना है, क्योंकि हमें लगता है कि जी वो खूबसूरत दुल्हन तभी लगेगी जब वो बहुत ही नाजुक हो, उसका वजन बहुत कम हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उस गेन के लिए आप क्या खो रहे हैं। अगर आप 1-1 घंटा रोज सिर्फ ट्रेडमिल पे भी चलेंगे तो आपके जॉइंट्स यानी आपके घुटने डैमेज होंगे। अगर आप सिर्फ मशीन चला रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर जॉइंट्स। हम ज़ैनब से भी बात करेंगे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग यानी अपने ही वजन का इस्तेमाल करते हुए आप जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी हम फिटनेस लेवल्स की बात कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त मेरी कंपनी है, मैंने कहा मैं अपनी रूटीन के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेहनत हम सबको करनी चाहिए। एक इशू जिसकी हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में आपका मेटाबॉलिक रेट बड़ा ज़बरदस्त होता है। कुछ भी खाएं ऐसा लगता है ना वज़न बढ़ता है ना लगता है, और उस वक्त भूख भी ज़्यादा लगती है। साइंस ये कहती है कि टीनेजर्स की जो एपेटाइट है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज ख़त्म हुआ, आप पहली नौकरी पर गए, नौकरी के साथ आ गए पैसे जेब में, और जेब में पैसे आते ही आपने लंच एंड डिनर्स प्लान करने शुरू किए, क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो यही होती है। तो अचानक से वजन बढ़ने लगता है। लेकिन एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड जो अब हम देख रहे हैं वो ये भी है कि टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, उनका भी वजन बढ़ने लगा है, और ये टीनेज ओबेसिटी हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। हमारे साथ फिदा मौजूद हैं। फिदा बता रहे हैं कि वो भी एक स्कूल नेटवर्क के साथ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह उनको हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए। तो फिदा, आपको नजर आता है कि बच्चों में कोई रुझान है? अक्सर लोग तो कहते हैं अब वीडियो गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट मौजूद है, बच्चे हिलते जुलते ही नहीं हैं। हाँ, मैं खासकर मैं कॉलेज या स्कूल के बच्चों को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी रखें, क्योंकि मैं खुद भी बिकन हाउस ए लेवल में होता हूँ, तो वहाँ सुबह मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ। तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी आपकी। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल और जिमिंग आप करें ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, ताकि आप पढ़ाई में भी चुस्त रहें। सही। अच्छा इकबाल साहब, आप एक बात कह रहे थे, ये तो चले मेरी अम्मी जैसे कहती हैं तुम लोगों के सारे नखरे हैं, चोंचले हैं कि तुम लोगों के पास जिम भी है, फलाना भी है, हमारे पास तो टाइम भी नहीं होता। तो एक आम आदमी जिसके पास शायद किसी भी वजह से कि उसके घर के करीब कोई जिम नहीं है, उसका स्केड्यूल ऐसा है, वो नहीं जा सकता, तो आपका बड़ा क्या होगा वजन कम करने का? मैम देखें, बच्चा होता है ना, वो सब खाता है, मिठाई भी खाता है, जूस भी पीता है, समोसे भी खाता है, हर किस्म की डाइट लेता है। हाँ। लेकिन वो भागता है, दौड़ता है, जंप मारता है, उसके बाद वो सारा मकसद है उसका वो लेवल बराबर हो जाता है, यूज कर लेता है जी। तो इसी तरह नौजवान को भी चाहिए, मेरा तो मशवरा यही है कि सब खाना चाहिए, सब चीज़ों में एक एनर्जी या कुछ ना कुछ इंसान को मिलता है, तो होते हैं। जी। हाँ। तो सब खाना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटे कम से कम जरूर थकाना चाहिए, 1 घंटा जरूर थकना चाहिए। और ये एक्सर्शन की बात नहीं कर रहे, एक्सरसाइज की नीयत से कोई भी काम करें, और वो काम कोई भी हो सकता है। बड़े बूढ़े जैसे कहते हैं आप घर के कामों में भी हाथ बटा सकती हैं, पोछा लगाएं, कपड़े धोएं, कुछ काम करें इस तरह का, उससे भी वजन कम हो सकता है। मेरे जो कोच हैं, उस्ताद हैं, उस्ताद आमिर और तारिक भाई, वो यही कहते हैं कि कम से कम 24 घंटे में बंदे को एक दफा जरूर अपने आप को थकाना चाहिए। भले जिम ना करो, हाँ। लेकिन जिम आके बैठे रहो, जिम आके बैठे रहो, आप दूसरों की मदद कर दो, उनको डंबल उठा के देना शुरू कर दो, उससे भी कुछ फर्क पड़ जाएगा, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। और जो लोग खा के बेड पे पड़े रहते हैं तो उनका फिर यही हाल होता है। हाँ, जितना बड़ा सोफा होता है उतने बड़े वो भी हो जाते हैं। अच्छा, इनके जो टीचर हैं वो आमिर भाई, तारिक भाई,
तारिक भाई तो खैर बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। आमिर भाई को बहुत सख्त नफरत है बॉडी बिल्डिंग से। अच्छा जी हाँ, बट कोच है अच्छे, कोच बेहतरीन कोच हैं। आपके कुछ क्लाइंट्स हैं खास तौर पे जिनको हम टीवी पे देखते हैं, उन पे बेचारों पे बड़ी नजर भी होती है ना, स्पॉटलाइट में होते हैं, उनका जरा सा वजन बढ़ता है तो हम देखते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब पे बेचारे बॉडी शेमिंग, उनको बुरा भला कहना कि हाय इतने मोटे हो गए। तो प्रेशर फील करते हैं सेलिब्रिटीज इस चीज का? बहुत ज़्यादा। दे आर बेसिकली रोल मॉडल्स, ठीक है, लोग उनको फॉलो करते हैं, सो उनको वो स्टैंडर्ड एक कायम रखना पड़ता है, सो प्रेशर होता है ऑफ कोर्स। और ये वो प्राइस होती है जो आपको फेम के लिए, स्पॉटलाइट में रहने के लिए देनी पड़ती है। बट आपको अगेन मैं वही बात करना चाहूँगी कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं, आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि ये सेलिब्रिटीज़ बहुत मेहनत भी कर रही हैं, अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं, ये बाकायदा वक्त निकालते हैं वर्जिश के लिए। आप भी यू आर ऑल्सो वर्किंग विद यंग पीपल, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक? ओके, सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, ठीक है, वो ये है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए जिम या वर्कआउट या कोई भी स्पोर्ट, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट एज आई सेड इट्स अ लाइफस्टाइल, वी हैव टू अडॉप्ट इट एज अ लाइफस्टाइल। और सेकंड मिस्टेक ये है डाइट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता हूँ कि हर किसी को सब कुछ खाना चाहिए, बिकॉज मेरी बॉडी टाइप इट रिक्वायर्स समथिंग, ठीक है, मुझे इस शेप को मेंटेन रखने के लिए, मुझे फिट रहने के लिए, अपना स्टेमिना मेंटेन रखने के लिए मेरी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। आई हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स, मुझे वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है उस लेवल की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए। अगर नॉर्मल लाइफ में मुझे सिर्फ फिट रहना है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ भी खाऊंगा। और जितना बड़ा एम्बिशन, जितना बड़ा गोल, मेहनत उतना बड़ा सैक्रिफाइस इनके पास एक प्लान के, तो फिर ये आप सारी चीजें कर सकते हैं। सही। इसमें एज मैटर करती है, आपका बॉडी टाइप मैटर करता है, और सबसे बढ़कर ये कि एक अच्छा कोच और एक्सपर्ट लोग बहुत मैटर करते हैं। एक सॉरी मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है शुएब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग है, फिदा, इकबाल साहब, ज़ैनब फॉर बीइंग है। बातें बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट बहुत वसी है, इसको दोबारा उठाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने साथ, अपनी सेहत के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। किसी भी चीज़ का लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता। वजन कम करना है, जिम ज्वाइन करना है, फिट रहना है, उसको एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। ये एक बात है जिस पे मेरा पूरा का पूरा पैनल मुत्तफिक है। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।